नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ाते क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये वीडियो रहेगा खासकर एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें कुछ मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बारे में और भी चीजें देखेंगे। लेकिन अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये नोट्स वगैरह जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नोट्स में हम पढ़ेंगे। इस नोट्स को आपको डाउनलोड करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपको मिलेगी बीएसटी के नाम से। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, लिखेंगे बीएसटी क्लासेस, वहां से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिस पे जल्द ही लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लाइव इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपकी सारी डाउट्स वगैरह नोट्स मिल जाएंगे, साथ में क्लासेस कौन कौन से होने वाली है लाइव क्लास, वो भी सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, इंपॉर्टेंस वगैरह तो कवर कर चुके थे। चलिए आज देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो हम लोग को कैसे बताएं कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं? तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि पहले आर्ट क्या होता है। देखिए, आर्ट एक टाइप की स्किल है। स्किल, या फिर आप हिंदी में उसको आसानी से कह सकते हैं कला, है ना। कला तो कहते हैं, काला नहीं कला भाई, है ना। ठीक है, काला नहीं बोल रहा है, कला है। तो आर्ट एक टाइप का क्या है, कला है, या फिर इंग्लिश में बोले तो स्किल है, जिसको कि हम डेवलप कर सकते हैं टाइम के साथ। कैसे डेवलप करते हैं? तो प्रैक्टिस कर करके या नॉलेज गेन कर करके। तो इस सब के जरिए हम डेवलप कर सकते हैं आर्ट्स को। अब यही चीज हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट में भी होता है। तो इसके लिए हमने 3 मेन की पॉइंट देखे। पहला की पॉइंट रखा है यहाँ पे आपका, ये देखें, जैसे एफ लिखा, एफ नहीं, ये पहला होगा ए, फिर ये बी, देन ये सी। ठीक है, ए बी सी कर लेंगे। हाँ जी, तो हम 3 मेन की पॉइंट रखें, इन की पॉइंट के आधार पर कंपैरिजन करेंगे। तो पहला आपने रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज से मतलब है, क्या आर्ट्स में थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है? क्या आर्ट्स में थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अवेलेबल है? तो इसका आंसर होगा हाँ भाई, क्योंकि आप लोग कोई भी किताब अगर लेना चाहें आर्ट्स के ऊपर तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। जैसे आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट की ड्राइंग्स के ऊपर किताब से। उसके अलावा आप डांस वगैरह कोई हो गया तो डांस भी एक टाइप का आर्ट है, उसके ऊपर अगर कोई बुक मार्केट में देखने जाएंगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज से बात करें तो वो मार्केट में आपको इजिली अवेलेबल होगा। सेम चीज अगर मैनेजमेंट में बात करें तो मैनेजमेंट में भी ये चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे टिक लगाते आऊंगा। तो मैनेजमेंट में भी आपका क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। आप मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी किताब पढ़ लो, जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है आप जो गेन कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। फिर है पर्सनल एप्लीकेशन। देखिए, आर्ट आप कितने ही किताबों से पढ़ लें, सीख लें, लेकिन आप जब तक खुद से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं सीख सकते, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग ड्राइंग्स बनाने वाले हैं, स्केच आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो सबका आर्ट बनाने का तरीका अलग है। दूसरा अपन और आसान तरीका लें तो सिंगर्स ले लेते हैं। सिंगर जो है, देखो 7 स्वर सकते हैं सभी के सब, सभी ने एक ही तरह के स्वर सीखे हुए हैं, पर सबका लगाने का तरीका अलग होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाएगा वो उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से अपना क्या स्किल्स को डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब कि आपका सीखना ही काफी नहीं होता, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से चीजों को अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होती जाती है, आपकी क्रिएटिविटी होती है। अब पर्सनल एप्लीकेशन का मानते हैं मैनेजमेंट के ऊपर ही। तो मैनेजमेंट में भी सेम चीज है, सभी ने पढ़ा होता है, लेकिन अपने हिसाब से हर व्यक्ति को अप्लाई करना होता है। जो ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाता है वही आगे जाके मैनेजर बनेगा, या उसका कंपनी में प्रमोशन होते जाता है। तो मतलब कि पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट्स में भी होता है एंड मैनेजमेंट में भी होता है। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से आप क्रिएटिविटी को कर सकते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति होगा उतने अच्छे से आर्ट्स को अप्लाई कर पाएगा। वही चीज मैनेजमेंट में भी होती है कि मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस के आधार पर ही आपका क्या होता जाता है, प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये कह सकते हैं कि तीनों ही पॉइंट आर्ट्स में भी होते हैं और मैनेजमेंट में भी होते हैं। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक टाइप का क्या है, आर्ट है। ऐसा कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि तीनों ही चीजें क्या है, मैनेजमेंट में भी हैं और आर्ट्स में भी होती है। तो लिखा है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग। तो मैंने बोला हर एक का अपना अपना अलग तरीका है। फिर लिखा है, सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ, ये आखिरी लाइन मैंने, ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट सो इट कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। तो सारे के सारे फीचर जो है आर्ट्स के वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, इसलिए मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, आर्ट्स बोल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, पहली लाइन में लिखा था मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो ये आर्ट कहाँ से आया, तो ये इसका आपको अभी पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं दो सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है आपका आर्ट। ऐसे ही अब हम कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट का साइंस से। मैनेजमेंट का कंपैरिजन करेंगे अब हम साइंस से। तो साइंस से कंपैरिजन करना थोड़ा सा इजी है।
देखिए साइंस सभी को पता है क्या है, सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है। पहली चीज दोनों ही क्या है, एक अपने आप में ऑब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट है। अब साइंस में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चलता है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से कहने का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में चीजों को पढ़ाया जाता है। पहले साइंस थोड़ा सा बेसिक पढ़ाएंगे 6th क्लास में, देन थोड़ा सा 7th में, देन 8th, फिर 9th, 10th, 11th, 12th, इस तरह से साइंस को एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। इसलिए बोला गया साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, अब हम इसको कंपैरिजन करके देखते हैं। अब ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो जनरली बेस्ड काय पे ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, मतलब कि नेचर में जो चीजें पहले से होती हैं उसको सिर्फ पढ़ा जाता है और कुछ अलग से नहीं बनना। साइंस में जो पहले से नेचर में हो रहा है उन सभी को क्या करा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जानते हैं कि सही है कि गलत है। चलो अब इसमें भी कंपैरिजन करने के लिए कुछ पॉइंट रखे गए। तो पहला दिया गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, अभी बताया था कि एक चीजों को सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है क्या? तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में भी सेम चीज है। आपने थोड़ा सा बेसिक मैनेजमेंट का 11th में पढ़ा होगा, आप थोड़ा कहाँ पढ़ रहे हैं 12th क्लास में। देन आप कॉलेज में अगर बीबीए, अगर एमबीए करना है, बीबीए करेंगे तो बीबीए में भी थोड़ा मैनेजमेंट को पढ़ाया जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में आपको कॉलेज का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, तो साइंस में जो चीज होती है मैं फिर से लिख लेता हूँ, साइंस एंड एक और क्या लिख लिया हमने, मैनेजमेंट। तो पहला वाला जो पॉइंट है आपका, जो साइंस में होता है वो मैनेजमेंट में भी होता है। ओके भैया। देन सेकंड वाला दिया प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो मन गढ़ंत नहीं है, उन सबको एक्सपेरिमेंट करके बनाया है, या कुछ साइंटिस्टों ने उसको ऑब्जर्व करा कि चीजें ऐसी होती हैं, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रूल्स को बनाया गया है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? तो इसका आंसर है हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। आपके सेकंड चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें प्रिंसिपल्स ही पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, जो कि एक प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनाए गए। तो सेकंड वाला पॉइंट भी आपका मैच करता है, तो हम देखो टिक लगा लेते हैं आगे इसके। देन तीसरा आता है यूनिवर्सली वैलिड। तो प्रिंसिपल्स के अलावा जो साइंस के रूल्स हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट है, वो जो लॉ बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं। मतलब कि अगर आप न्यूटन का लॉ इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो यही न्यूटन का लॉ आप अमेरिका में होंगे या जापान में होंगे, जो बच्चे जहां पर होंगे वहां पर भी पढ़ रहे होंगे। तो पूरी दुनिया में न्यूटन का लॉ सेम है। कहने का मतलब साइंस के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो पूरी दुनिया में सेम रहते हैं, कहीं पे भी चेंज नहीं होते, इसलिए लिखा यूनिवर्सली वैलिड। पर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में चेंज हो जाता है। मैनेजमेंट में चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है? तो मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में थोड़ा अलग टाइप से होगा, दूसरे देश में आएंगे वहां पे थोड़ा अलग टाइप से होगा। कई देश में तो वर्किंग रूल ही अलग है, जैसे इंडिया में 6 डे वर्किंग होता है, आप अमेरिका में जाएंगे 5 डे वर्किंग होता है। और कुछ अदर कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह है, वहाँ पे 4 डे वर्किंग होता है। 4 डे वर्किंग से मतलब वो सिर्फ 4 दिन काम करते हैं। मतलब 4 दिन काम करते हो तो मैनेजमेंट अलग ही होगा ना भाई। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है, यूनिवर्सली वैलिड नहीं कह सकते। तो आपने 2 पॉइंट तो मैच कर गए, तीसरा पॉइंट आपका मैच नहीं कर सकता। तो अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे स्टेटमेंट ये निकलता है कि साइंस को, मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं, पर एग्जैक्ट नहीं, इनएग्जैक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनएग्जैक्ट। तो ये आप एक लाइन को अंडरलाइन करें और हाईलाइट करने के बाद ध्यान रखना कि साइंस इज एन मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक भाई, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग इसको आराम से बैठ के पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन, एक थर्ड वाला जो बनता है वो आपका मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन क्या होता है पहले वो समझो। प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई एक स्किल को डेवलप करके, मतलब स्किल को या फिर क्या किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कोर्स करा हुआ है। स्पेशलाइजेशन एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ऐसे एलएलबी करते हैं, है ना, तो क्लेट के जरिए एलएलबी का एग्जाम होता है, तो वो क्लेट के जरिए एलएलबी में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो वो लॉयर बन जाएगा। लॉयर एक टाइप का प्रोफेशन कोर्स है। ऐसे हम मान लेते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर ने मेडिकल स्टडीज करी होंगी तो वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा। ऐसे इंजीनियर, इंजीनियर ने अलग से साइंस पढ़ा होगा तो उसको इंजीनियरिंग का अलग से पढ़ाया गया होगा, तो वो इंजीनियर क्या होगा, प्रोफेशन हो गया। तो कहना है मतलब है प्रोफेशन एक टाइप का क्या होता है, स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, कि वो व्यक्ति जो है वो किसी भी एक चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो उसको प्रोफेशनल बोला जाएगा। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे भाई? मैनेजमेंट से। किससे कंपेयर करना है हमें? मैनेजमेंट से। तो प्रोफेशन एक अलग चीज है और मैनेजमेंट एक अलग होता है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों मिल गए तो बोल देंगे हाँ, नहीं मिले तो नहीं। चलो पहला देखते हैं, वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड मतलब कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करा हुआ नॉलेज, इनके पास सिस्टमेटिक तरीका होता है। जैसे साइंस वाले को केवल मेडिकल स्टूडेंट है तो केवल मेडिकल का पढ़ाया जाएगा, फालतू का कुछ भी नहीं। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ये कहाँ पर होता है? प्रोफेशन में। ये किसमें होता है भाई? प्रोफेशन में। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ अपने सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्रोफेशन, देन दूसरा है आपका मैनेजमेंट। तो प्रोफेशन में आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वेल डिफाइंड कुछ भी नहीं है कि आपको पढ़ा दिया आप पक्के में मैनेजर बन जाओगे। जैसे डॉक्टर के लिए आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करा दी, एमबीबीएस की पढ़ाई करा दी, आप पक्के में डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन ऐसा कोई कोर्स नहीं है
कि आपने मैनेजमेंट में पढ़ लिया हो और आप उससे पक्के में क्या बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में नहीं होता। देन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री से कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एग्जाम देना होगा, तब जाके आप प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपको नीट का एग्जाम देना होगा डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस के लिए। क्लेट का एग्जाम देना होगा आपको काय के लिए, एलएलबी के लिए। और जेडब्ल्यू का एग्जाम देना होता है इंजीनियरिंग के लिए। अपना प्रोफेशन सीए को ले लो, सीए का एग्जाम दोगे तभी तो सीए बन पाएंगे भाई, बिना उसके प्रोफेशन आप सीए नहीं बन सकते, है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है किसके अंदर, प्रोफेशन में। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट में अभी तक कोई एग्जाम ही नहीं है ऐसा जिससे कि आप डायरेक्ट मैनेजर बन जाए या मैनेजमेंट में जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में नहीं है। थर्ड देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशन से कहने का मतलब होता है इनके लिए एक ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे लोग बाग एसोसिएशन को एक टाइप का ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें कि सारे ग्रुप के लोग जुड़े होते हैं। जैसे कि एमबीबीएस का डॉक्टरों का एसोसिएशन है, तो उसमें सारे डॉक्टर जुड़े होंगे। ऐसे सीए का आईसीएआई का एसोसिएशन है, आईसीएआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने यहाँ इंडिया में। तो ये एक टाइप का एसोसिएशन है, इसमें सारे इंडिया में जितने सी हैं सबके सब जुड़े हुए हैं। तो एसोसिएशन बना होता है किसमें, प्रोफेशनल्स में। इसके लिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जोली एलएलबी अगर पिक्चर देखी हो आपने, तो उसमें जो जोली जोली रहता है, एलएलबी है ना, तो वो प्रोफेशनल है। उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। तो जहाँ मीटिंग बुलाई जाती है वो सारे के सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन की मीटिंग होती है, जिसमें उसको वो 4 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर याद आ जाए तो कमेंट करके बताना कि हाँ याद आ गया, है ना। फिर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं जिनको आप पार नहीं कर सकते, है ना। तो आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे। देखो एसोसिएशन है तो एसोसिएशन का काम ही क्या है, रूल्स रेगुलेशन बनाना। अब मैनेजमेंट में तो एसोसिएशन ही नहीं होता, तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ से हो सकता है। मैनेजमेंट में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है जिसमें इंडिया के सारे मैनेजर जुड़े हो, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी मैच नहीं करता, और आपका कौन सा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी मैच नहीं करता। फिफ्थ आपका दिया सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशनल का मेन मोटिव होता है सर्विस देना। सर्विस देना से कहने का मतलब उनको पैसे, उनको क्या देना, सर्विस देना। पर मैनेजमेंट का काम सर्विस मोटिव नहीं है। मैनेजमेंट का काम है कंपनी को ग्रो कराना, उनको आगे तक ले जाना, है ना। तो दोनों का अलग अलग चीज हो जाती है। तो प्रोफेशनल का मोटिव होता है सर्विस देना, और आपका मैनेजमेंट का कोई सर्विस मोटिव नहीं है, उनको कंपनी से मतलब है। तो यहाँ पे एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट निकलता है मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं बोल सकते, कहीं लिखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो लिखा है मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एंड थर्ड इट इज नॉट ए फुली फ्लेज प्रोफेशन। तो आप मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन कह सकते हैं। ये आप उम्मीद करता हूँ सभी को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये थोड़े से डिफिकल्ट है। अब एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक एप्लीकेशन है बेस्ट क्लासेस, है ना। एप्लीकेशन बन गई है अपनी, अभी नई नई बनी है तो उस पर ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो बेस्ट क्लासेस जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे मैं टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला हूँ, फ्री टेस्ट रहेंगे ऑब्जेक्टिव के। तो उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए, आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का आइडिया होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। जैसे एग्जाम में लिख के दीजिए मैनेजमेंट इज ए साइंस, एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो सारे पॉइंट को कंपैरिजन करके आपको लिख के आना है, ओके। और ये इस बार ऑब्जेक्टिव में आया था, मैनेजमेंट इज एन डैश साइंस, तो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी सा है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, तो 3 लेवल जनरली होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल इसे बुलाया था, लोअर लेवल, ओके। आप इसको पैरामिड, ये दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए आपको एक इस टाइप का पैरामिड बनाना है, एग्जाम में भी लिखेंगे। ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोलेगा टॉप मैनेजमेंट का, बीच में आ जाएंगे फिर आपके मिडिल वाले, और इसके नीचे आ जाएंगे आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर लोअर लेवल या इसके नीचे आए थे आपके वर्कर्स, लोअर के बाद आए थे कौन, वर्कर्स। देखिए टॉप लेवल में कौन कौन होता है वो देखते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में सारे कंपनी के जितने भी सीईओ वगैरह हैं, सीईओ हो गए, मैनेजमेंट हो गए, जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, वो सारे के सारे आएंगे भाई टॉप मैनेजमेंट में। फिर दूसरे लेवल पे आते हैं आपके मैनेजर्स। तो कंपनी में जितने भी मैनेजर हैं जो कि ऑर्डर लेंगे, जो कि क्या लेंगे, ऑर्डर लेंगे किससे, टॉप मैनेजमेंट से, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, मिडिल लेवल में। देन लोअर पे आते हैं, तो लोअर लेवल को मतलब कि मिडिल लेवल वाले जो है काम देते हैं, इसमें सारे के सारे सुपरवाइजर आते हैं, सुपरवाइजर, ओके भाई। तो सारे सुपरवाइजर जो कि किस मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं, वो सबके सब आ जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो 3 लेवल हो गए, टॉप मिडिल, टॉप मिडिल एंड लोअर। तो टॉप में कौन आ गए, कंपनी के सीईओ, जिनका काम है क्या, पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना। तो यहाँ पे देखो लिख लो, टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ,
और इक्विवेलेंट या इनके बराबर जितने भी हैं वो सबके सब कहाँ आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। फिर इनका काम क्या है, तो फ्रेमिंग पॉलिसी, पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड करना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये सारा काम किसके हो जाते हैं, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से मैनेजमेंट में आएंगे, आपको कमेंट करके आंसर देना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं सेकंड, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन कौन आता है, तो मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड याद रखने का तरीका, सारे के सारे मैनेजर जितने हैं वो सब टाइम में आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, तो जो पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी को अप्लाई करवाना किसका काम हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ये लिखा हुआ है, मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाना, कोऑर्डिनेट करना, सारी एक्टिविटीज को चलाना, सारा काम किसका हो जाता है, मैनेजर का हो जाता है। देन इसके बाद तीसरे लेवल पे आते हैं आपके लोअर लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। लोअर लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, तो इनका काम क्या होता है, ये जनरली सुपरवाइजर्स होते हैं, तो लोअर लेवल पे इसलिए सुपरवाइजरी लेवल भी बोलता है। इनका काम होता है लेबर से एक्चुअल में रियली में काम करवाना। जो मैनेजर ने टास्क दिया, टॉप मैनेजमेंट ने बना के दिया मैनेजर को, मैनेजर किसको दे देगा, लोअर लेवल को। फील्ड पे जाके काम करवाने वाला काम कौन का हो जाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो इनका काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, तो इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम इन लोगों का होता है, किसके जरिए, वर्कर के जरिए। तो वर्करों को गाइड करना, उनको समझाना कि कैसे करना है, ये सारा काम किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, या एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जनरली 5 फंक्शन होते हैं, ये पांचों आपके अगले चैप्टर है। पहला फंक्शन होता है आपका प्लानिंग, चैप्टर नंबर 4। ऑर्गेनाइजिंग दूसरा फंक्शन है आपका, चैप्टर नंबर 5। स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6। डायरेक्टिंग चैप्टर 7 और कंट्रोलिंग चैप्टर 8। तो ये आपके 8 चैप्टर है जिनके बारे में हम और डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके नेक्स्ट 4 से लेके 8 तक के चैप्टर होने वाले हैं, जो कि जिसके वीडियो मैंने 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब ये 5 फंक्शन है, 5 फंक्शन का काम क्या होता है, तो देखो प्लानिंग का मतलब सीधा सा है, कोई भी चीज डिसाइड करना है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब क्या में आ जाता है, आपका प्लान। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो उसको कैसे करेंगे, चीजें चाहिए ना उसके लिए। जैसे कि आपने डिसाइड करा मेरे को 95% बनाना है, गलती से सोच तो सकते हैं, है ना। तो 95% अगर बनाना है तो उसके लिए चीजें ऑर्गेनाइज करना पड़ेंगी, तो ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है वो। फिर उसके बाद स्टाफिंग होता है। तो देखिए कंपनी जब प्लान कर लेती है, डिसाइड कर लेती है, फिर चीजें ऑर्गेनाइज कर लेती है, तो उसके लिए ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, लोगों की जरूरत होगी। तो वो लोगों की भर्ती करना, ये पूरी प्रोसेस आपकी आ जाती है स्टाफिंग के अंदर। स्टाफिंग के बाद देन अगली स्टेप आती है डायरेक्टिंग। तो जब लोग बाग आ गए हैं, तो वर्कर आ चुके हैं, तो उनको काम समझाना पड़ेगा ना, तो वो काम समझाने की प्रोसेस आपकी कौन सी, डायरेक्टिंग है। और जब काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद चेक करना है कि सही करा कि गलत, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोलिंग। तो ये जो आपको मैंने अभी हिंदी भाषा में समझाया, ये सब इसमें लिखा हुआ है। देखिए इनमें से आप एक मेन चीज है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब हम लोगों को काम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस काम समझाने के अंदर 2-4 चीजें और होती हैं, जैसे कि पहला, इसके अंदर 4 एक्टिविटी बताई गई है, इंक्लूड 4 एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी बताएगी सुपरविजन, मतलब आप जब डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक टाइप से क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, लोगों को काम समझा रहे हैं। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना अच्छे से आना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, बातचीत अच्छे से कर पाए। देन एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना भी जरूरी है। मोटिवेशन मतलब कि आप लोग उन लोगों को प्रोत्साहित कर सके, काम को आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करवा सकें। फिर लीडरशिप क्वालिटी अभी बताया कि आपको लीडरशिप मतलब सबको लीड करना है टीम को, तो टीम वर्क को आप क्या करें, प्रमोट करें, तो ये लीडरशिप के अंदर में आ जाता है। ये 4 आपके फंक्शन रहते हैं डायरेक्टिंग के। इन सभी के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। तो आपको इतना डिटेल में इसके अभी नहीं जाना, आपसे केवल सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। आपको जो मैंने समझाया है पूरा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को लग सकता है कि बहुत शॉर्ट है, ये शॉर्ट नहीं भाई, ये लॉन्ग आंसर है, ये प्रिंटेड फॉर्म में। आप जब इसको कॉपी में लिखेंगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, और 4 नंबर के हिसाब से लिख के आना है, तो आपको पूरा लिख के आना होगा। तो कंट्रोलिंग इज ए मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये आपका हो गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन याद कैसे रखना है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट, डीसी, है ना। पोस्ट ऑफिस का पोस्ट, डीसी कॉमिक्स आती है, अगर पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बैटमैन का नाम तो सुना ही होगा गलती से, तो बैटमैन जो है वो डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है, आप उससे याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आखिरी टॉपिक पे आते हैं। आखिरी टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। अब कुछ किताबों में ये लिखा रहता है कि कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन रियलिटी में कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एसेंस का मतलब हिंदी में होता है सुगंधित, सुगंध। सही लिखा है, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, ठीक है।
सुगंध मतलब कि मैनेजमेंट में एक खुशबू की तरह एक काम करता है, जो कि मैनेजमेंट को सभी लोग को जोड़ के रखेगा। देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तालमेल। अब जब कंपनी में काम चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, तो आपको सभी को मिलकर काम करना होगा। इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फंक्शंस किस काम के भाई? कोई भी फंक्शंस को कर ही नहीं आ सकता, तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी यही चीज लिखा हुआ है। अगर देखो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पहले ये भी सुन लो, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? देखो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम को रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक काम जो कर रहा है दूसरा व्यक्ति भी उस काम को कर सकता है, क्योंकि दोनों ने तो पूछा ही नहीं है। तो ओवरलैपिंग हो सकती है, फिर मिस्टेक्स हो सकती हैं, पता नहीं चलेगा कौन क्या काम कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन से इन सभी गलतियों से बचने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो यह बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन का हर एक लेवल पर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखा है देखो, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से सारे फंक्शन आपके सिंक्रोनाइज होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम कर पाते हैं। एन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग। तो ये सब जो मैंने बता दिया आपको, वही चीजें इसमें लिखी हुई है, आप इसको आराम से बैठ कर लिख लेना और यहाँ तो याद भी कर सकते हैं। अब ये नोट मैंने अभी बताया आपको बेस्ट क्लास के एप्लीकेशन पे आराम से मिल जाएंगे। तो चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके नीचे एक आध कुछ 4-5 चीजें लिखी हैं जो कि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? तो इंटीग्रेट करता है, ग्रुप एफर्ट को बढ़ाता है। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फिर कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म नहीं होता। और कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब कि दुनिया में कैसे भी जगह चल जाओ, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह अप्लाई करना जरूरी है। इसके बाद चैप्टर 2 है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट देखो, है ना। और डिटेल में आप इसको एक बार पढ़ के फिर से देखेंगे तो आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, आप अगर अगर आप एमपी बोर्ड के लिए पढ़ लें तो इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। इतना पढ़ लोगे काफी है, अच्छे आराम से, मेरी गारंटी इतना पढ़ने के बाद 90% या 95 प्लस तो बना ही सकते हो, है ना। बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूँ, इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इतना पढ़ लोगे काफी है, तो घबरा नहीं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।